हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। एक्चुअली ये जो फाइलम प्रोटोजोआ है ये हम लोगों ने एनिमालिया किंगडम में नहीं पढ़ा है। एनिमालिया किंगडम में जो 10 मेजर फाइला है उसमें प्रोटोजोआ कहीं नहीं आता। ठीक है, अभी ये जो प्रोटोजोआ है फिर ये किस किंगडम को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा। अब एक्चुअली जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें या 2 किंगडम सिस्टम के बाद में थर्ड किंगडम 1860 में सर हिकेल ने दिया था। ठीक है, और वो था किंगडम प्रोटिस्टा। अभी जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें भी ये मेंशन है। ठीक है, अब ये जो किंगडम है ना 5 किंगडम सिस्टम में सबसे पहला किंगडम होता है मोनेरा। उसमें सभी ऑल काइंड ऑफ प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियाज कवर होते हैं। ठीक है, अभी जो प्रोटिस्टा है उसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, मतलब इनका शरीर सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि कैल्प्स। ओके, अब इसमें प्रोटिस्टा किंगडम में एनिमल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में प्लांट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो प्लांट लाइक बिहेवियर करते हैं या फिर एनिमल लाइक बिहेवियर करते हैं। ठीक है, एंड कुछ सेल्स फंगस लाइक बिहेवियर करते हैं। मींस ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा। अभी यूकैरियोट्स मतलब क्या? तो यूकैरियोट मतलब वो सेल है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सब जिन सेल्स में है उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका हैबिटेट देख लेते हैं। ठीक है, अब हैबिटेट देखने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा को कितने फाइलम में डिवाइड करना चाहिए। ये आज तक फाइनल नहीं हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इसको 45 फाइला में डिवाइड करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 3 ग्रुप और 15 फाइला सफिशिएंट हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ नहीं, सब छोड़ दो, सिर्फ 2 फाइला में इसको डाल दो। तो एक्चुअली अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में इसका एक फाइलम है प्रोटोजोआ, उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दो दे आर नॉट एनिमल, ये एनिमल नहीं है, किंगडम एनिमालिया को बिलोंग नहीं करते, फिर भी हम इसको जूलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बीएससी के सेम 1 में हम इसको जूलॉजी में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दे शो एनिमल लाइक बिहेवियर। ठीक है, कुछ जो इनमें है वो एनिमल लाइक बिहेवियर करते हैं। क्या एनिमल लाइक बिहेवियर करते हैं ये? They show the movement and they show the nutrition. That's why they are studied in zoology. ठीक है, अदरवाइज इनको जूलॉजी में स्टडी करने की कोई वजह नहीं थी। ठीक है, एक्चुअली प्रोटोजोआ ये एक्चुअली मिसलीडिंग नेम है, ये जूलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये अलग से किंगडम या फिर किंगडम एनिमालिया को बिलोंग नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि ये किंगडम एनिमालिया को बिलोंग नहीं करते, ये किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका हैबिटेट कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? तो जहां भी दुनिया में जहां जहां लाइफ पॉसिबल है वहां वहां ये रहते हैं। जहां पे भी कंसीवेबल एटमॉस्फेयर है, मतलब रहने योग्य जगह है, ऐसी जगह पे ये पाए जाते हैं। वहां मॉइस्चर का होना लेकिन बहुत जरूरी होता है, बिना मॉइस्चर के ये नहीं रह सकते। अभी कुछ कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइप के एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरे टाइप के एटमॉस्फेयर में ये नहीं दिखेंगे। ठीक है, एंड कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो इंटरनल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब किसी एनिमल के शरीर के अंदर रहते हैं, वहां पे भी मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर इज एसेंशियल। आगे चलते हैं, तो इसका सबसे पहले ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं, सबसे बाहर से देखते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर्स में ये हो गया, ऊपर अबाउट इसके हैबिटेट के बारे में वगैरह, जूलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में कैरेक्टर्स एक आपको इलेबोरेट करते जाना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये कभी कभी नेकेड होता है, कभी कभी इसके ऊपर और एक कवर होता है, दैट इज समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अ पेलिकल्स। ठीक है, और ये पेलिकल के अलावा कभी कभी किसी में सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ भी नहीं बाहर। कुछ में ऐसे टाइप का पेलिकल होता है, कुछ में शेल होता है। ठीक है, देयर इज अ कवरिंग ऑफ अ शेल, एंड कुछ में
इसमें कुछ कभी ऐसा एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में डेवलपमेंट दिखता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ओके, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ अ सेल, साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें कभी कभी स्टेंटर सिरुलियस नाम के प्रोटोजोन में ब्लूइश टिंज पाया जाता है। वैसे तो ये कलरलेस होता है, कलरलेस कॉमन चीज है, लेकिन एक्सेप्शन हर चीज में होता है। स्टेंटर सिरुलियस विद ब्लूइश टिंज इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म है इसको क्लियरली दो एरियाज में आप डिवाइड कर सकते हो। जो बाहरी साइड में दिख रहा है उसको बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, एंड अंदर साइड में जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म में फर्क क्या है? तो जो एक्टोप्लाज्म है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और थोड़ा सा जेली लाइक होता है, ठीक है। अब जो अंदर का जो है दैट इज कॉल्ड एज द एंडोप्लाज्म, ये थोड़ा सा फ्लूइड काइंड ऑफ होता है एंड बहुत ज्यादा ग्रेन्युलर होता है। तो एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ये हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में। अब आगे बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होना चाहिए। कितने न्यूक्लियस होना चाहिए? एक होता है, सभी में होता है, ऑलमोस्ट सभी में एक होता है, ठीक है। अब किसी किसी में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो दो न्यूक्लियस का जो एग्जाम्पल है वो है अर्सेला वल्गैरिस, ठीक है, अर्सेला वल्गैरिस, इसमें दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। पैरामीशियम में भी दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ठीक है। अभी जो जिसमें मेनी न्यूक्लियाई है वो है ओपैलिना रैनारम, ओपैलिना रैनारम। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं अभी, तो उसके शेप के ऊपर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में एक्चुअली जो शेप होता है जनरली वो स्फेरिकल शेप होता है, लेकिन कभी कभी ये ओवल भी हो सकता है। ओवल मतलब थोड़ा सा लंबा टाइप का न्यूक्लियस हो सकता है इसमें, ओके। तो इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, ओके। एंड कभी कभी किडनी शेप भी हो सकता है, तो किडनी शेप का एग्जांपल है बैलेंटिडियम कोलाई, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। इसका जो न्यूक्लियस है कभी कभी वेसिकुलर भी होता है। अब वेसिकुलर क्या है? तो जो सेल एक्चुअली डिवाइड करने के लिए तैयार हो रही है उसके न्यूक्लियस में बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल बढ़ा हुआ दिखता है क्वांटिटी उसकी। तो ऐसी एक्टिव टाइप ऑफ सेल जो होती है उसको बोलते हैं वेसिकुलर सेल। बड़ी दिखती है ये सेल, और उसका जो न्यूक्लियस है उसको बोलेंगे वेसिकुलर न्यूक्लियस। और कुछ कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमैटिन मटेरियल ज्यादा होने के कारण काफी डार्कली स्टेन्ड दिखता है, वो उसको बोलते हैं क्रोमैटिन न्यूक्लियस, ओके। तो दो प्रकार के न्यूक्लियाई आपको दिखाई देंगे, एक है वेसिकुलर, दूसरा है ग्रैन्युलर। तो क्रोमैटिन मटेरियल जिसमें ज्यादा है वो है ग्रैन्युलर। आगे चलते हैं, इसमें जो सिलियोफोरा क्लास है और उसके जो सिलिएट्स मेंबर है, सिलिएट्स जो है एग्जाम्पल है उसका पैरामीशियम। पैरामीशियम में जो दो प्रकार के न्यूक्लियस दिखते हैं उसमें एक न्यूक्लियस बड़ा होता है, उसको मैक्रो, MACRO, मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड एक छोटा होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे की वीडियो में जब रिप्रोडक्शन का वीडियो आएगा उसमें सब इसके डिटेल्स आ जाएंगे। अब ये जो मैक्रो न्यूक्लियस है इसमें टोफोक्रोमैटिन होता है, टोफोक्रोमैटिन, ओके। नाउ दिस टोफोक्रोमैटिन कंट्रोल्स ऑल द वेजिटेटिव फंक्शन। रिप्रोडक्शन के अलावा बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं या सेल के, उस सेल की बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है, तो सेल बोलो बॉडी बोलो कोई फर्क नहीं। तो इसकी जो बॉडी है प्रोटिस्टा की या सेल है, उसके वेजिटेटिव फंक्शन कंट्रोल करने का काम करता है मैक्रोन्यूक्लियस। एंड माइक्रोन्यूक्लियस में आइडोक्रोमैटिन होता है। आइडोक्रोमैटिन कंट्रोल्स ऑल द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। तो ये हो गया अबाउट द न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होता है, वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जिनमें वैक्यूल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स दिखाई देते हैं। टाइप नंबर 1 इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा है फूड वैक्यूल, एंड तीसरा है स्टेशनरी वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल तो पता चल गया है कि फूड वैक्यूल में एक्चुअली फूड इंजेस्ट करके उसको पूरे शरीर में डाइजेस्ट करते हुए उसको घुमाया जाता है। एक फ्लो, सर्टन काइंड ऑफ एक फ्लो मेंटेन, करंट मेंटेन किया जाता है शरीर में फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट करने के लिए। तो फूड वैक्यूल का फंक्शन है फूड इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, और टू सप्लाई द फूड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ सेल, ओके। उसके बाद में दूसरा जो है वैक्यूल वो है स्टेशनरी वैक्यूल।
तो स्टेशनरी वैक्यूल जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन के काम में आता है। सेल में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस घुसे हुए हैं उसको बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्टेशनरी वैक्यूल का काम होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एक्चुअली उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ अ इम्बाइबिशन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एंड इम्बाइबिशन करके ये उसका प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं। साथ ही साथ ये एक्चुअली एक्सक्रीशन ऑफ CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को हेल्प करते हैं। दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ये पैरासिटिक फॉर्म में एंड मरीन फॉर्म में एब्सेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज वैक्यूल्स का हो गया। अब आगे चलते हैं लोकोमोशन के ऊपर। तो इसका जो लोकोमोशन है दैट इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ organelles. How many types? 4 types. Number 1 is a pseudopodia. Number 2 is a flagella. Number 3 is a cilia. And number 4 is a myonemes. अब इसमें शॉर्ट में मैं बाकी के डिटेल्स इसके लोकोमोशन के वीडियोस में आ जाएंगे। Pseudopodia एंड cilia का जो वीडियो है उसमें आ जाएगा अबाउट cilia एंड pseudopodia, एंड flagella का वीडियो अलग है। ओके, और लोकोमोशन का वीडियो अलग है। तो ये लोकोमोशन जो है ये जब सूडोपोडिया से करते हैं तो सूडोपोडिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, लोगोपोडिया सिंपल वाला जो होता है वो लोगोपोडिया, देन उसके बाद में रेटिकुलोपोडिया, ठीक है, फिलोपोडिया एंड एक्सोपोडिया, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया पाए जाते हैं। ओके, तो सूडोपोडिया के बाद में दूसरा जो है वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला अगर शरीर के सामने लगा हुआ है एंटीरियर पोजीशन में तो वो हो गया ट्रैक्टेला, और अगर पीछे लगा हुआ है, सबसे शरीर में सबसे पीछे लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ पल्सेला। ठीक है, और फ्लैजेलम के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, वो अलग वीडियो में है। अभी लोकोमोशन का थर्ड जरिया है सीलिया। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं एंड स्विमिंग फंक्शन में ये काम में आते हैं, लोकोमोशन में काम में आते हैं, एंड मायोनिम्स जो कॉन्ट्रैक्शन से ग्लाइडिंग का काम करने में या लोकोमोशन करने में उस तरह से हेल्प करते हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। तो न्यूट्रिशन इसका एनिमल के जैसा अगर है तो होलोजोइक, एंड अगर प्लांट्स के जैसा है तो होलोफाइटिक, अगर फंगस के जैसा है तो सैप्रोजोइक। कुछ कुछ ऐसे हैं जो सीधा दूसरे ऑर्गेनिज्म का या दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म जो है सीधा सक ही कर लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इनका न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद में है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन वो जो सरफेस है उसके शरीर का जो सरफेस है, बॉडी के सेल का जो सरफेस है उसका, एक सिंगल सेल से बॉडी बनी हुई है, फिर रिमाइंड कर रही हूँ, तो इस सरफेस से पूरा जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एंड अभी इससे पहले थोड़ा बता दिया था मैंने कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने में, भगाने में हेल्प करते हैं। अब ये हो गया एरोबिकली रेस्पायरिंग के बारे में। जो पैरासिटिक फॉर्म है वो अनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। अनएरोबिकली मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिकली मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो पैरासिटिक फॉर्म है दे रेस्पायर अनएरोबिकली और अदर फॉर्म्स रेस्पायर एरोबिकली। उसके बाद में है सर्कुलेशन। तो इसमें जो फूड वैक्यूल है या साइटोप्लाज्म जो है, फूड वैक्यूल आप देख रहे हो, और साइटोप्लाज्म में पूरा गोल गोल एक करंट मेंटेन रहता है, उसमें वो फूड वैक्यूल घूमता है इधर उधर। तो साइटोप्लाज्म खुद ही अपना एक सर्कुलर करंट बनाता है सेल के अंदर। दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म घूम ही रहा है, एक करंट मेंटेन किए हुए है, उसमें सभी चीजें घूम रही है सेल में, एवरी पार्ट में सप्लाई हो रही है। तो देयर इज अलग नो नीड, अलग से कोई जरूरत नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ऐसा सर्कुलेशन के बारे में है। देन रिएक्शन टू स्टिम्युलस। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो स्टिम्युलस को रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये स्टिम्युलस कौन सा है? तो वो है लाइट स्टिम्युलस। ओके, अमीबा है, देन पैरामीशियम है या यूग्लिना है। हाँ, लेकिन ये रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? तो इनके पास नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो इनके पास में होता है रिसेप्टर, कंडक्टिंग सिस्टम एंड इफेक्टर। इसके जरिए ये लाइट के स्टिम्युलस को रेस्पॉन्ड करते हैं।
कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, या तो वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होंगे या फिर लाइट से दूर जाएंगे, इस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी लास्ट चीज आ जाती है इसमें रिप्रोडक्शन। अभी इसका जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके से किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मीनिंग होता है टेम्पररी फ्यूजन ऑफ द सेल्स। अभी इसके बाद में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फिशन से, मोस्टली फिशन होता है, बाइनरी फिशन है या फिर मल्टीपल फिशन है या स्पोर्युलेशन है, इन मेथड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही साथ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग भी होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ that is belonging to kingdom Protista. Thank you for watching this video.